स्टार्टिंग ऑफ विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज पोएट्स एंड पेनकेक्स। पोएट्स आपको पता ही है, पेनकेक एक मेकअप की ब्रांड का नाम था जो कि 1950-60s के आसपास यूज की जाती थी। उसी के ऊपर लेसन बेस्ड है। लेसन लिखा है अशोका मित्रन ने और जेमिनाई स्टूडियोज करके, जिनका ये सिंबल हुआ करता था। आप लोगों को नहीं मालूम क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडियोज नए आ गए हैं, जैसे वार्नर ब्रोस स्टूडियो वगैरह है जिसके आप मूवीज देखते हैं, लेकिन 1950-60s के आसपास एक मेजर स्टूडियो था हिंदुस्तान का ये, जो कि मद्रास में लोकेटेड था और बहुत सारी मूवीज स्टूडियो में बनी है। ठीक है, तो अशोका मित्रन इसी स्टूडियो में काम किया करते थे और इसी स्टूडियो की डे टू डे एक्टिविटीज में और बहुत सारे लोग जो इसके अंदर थे उनके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन्स एक तरह से आप समझ सकते हैं, एक तरह से स्टूडियो को, स्टूडियो की स्टोरी जो आप बताई गई ना इस लेसन में, वो एक बिहाइंड द सीन स्टोरी है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की। ठीक है, तो थीम क्या है? अकाउंट ऑफ अशोका मित्रन एक्सपीरियंस एट जेमिनाई स्टूडियोज। ठीक है, उनके जो एक्सपीरियंस है जेमिनाई स्टूडियोज में उसके बारे में बात करते हैं। ही पेज लेफ्ट हैंडेड, अच्छा, written by Ashoka Mitran, this chapter humorously describes the bustling film industry of Gemini Studios and highlights the behind the scenes operations. ठीक है, he pays left handed compliments to different characters टू ग्रेट अम्यूजमेंट ऑफ रीडर्स। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं यहाँ पर। एक लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सुनने में तो लगे तारीफ लेकिन असल में क्रिटिसिज्म हो। ठीक है, थीम क्या है भाई? तो थीम बेसिकली बड़ा सिंपल है, बैक द फिल्म स्टूडियो में या इस स्टूडियो के अंदर बिहाइंड द सीन जो होता था बेसिकली वो, तो फिल्म की स्टूडियो, फिल्म इंडस्ट्री जो है उसकी लाइमलाइट के बारे में और उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में आपको एक तरह से यहाँ बताया गया। देखते हैं, चलिए। सबसे पहले आपको बताया जाता है मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनाई स्टूडियोज के बारे में। ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है जेमिनाई स्टूडियोज का, इसके बारे में बताया गया, ये रॉबर्ट क्लाइव के अर्स्टवाइल स्टेबल्स में था। स्टेबल मतलब अस्तबल। तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी एक सरकार के, अंग्रेजी हुकूमत के एक बहुत ही सीनियर इंसान थे और उन्होंने जहां पर उनके स्टेबल अस्तबल बने हुए थे वहां पर ये था जेमिनाई स्टूडियोज। बाद में मेकअप मटेरियल विद द ब्रांड नेम पैनकेक यूज्ड अबंडेंटली। इस जगह पर पैनकेक नाम का जो ब्रांड का मेकअप था वो बहुत यूज किया जाता था। ऑल एक्ट्रेसेस ऑफ यस्टर ईयर्स फैमिलियर विद द मेकअप मटेरियल। पिछले बीते हुए सालों की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो इससे अच्छे से परिचित हैं। मॉडर्न एक्ट्रेसेस माइट नॉट बी अवेयर ऑफ इट्स एक्जिस्टेंस, लेकिन जो लेटेस्ट मॉडर्न एक्ट्रेसेस हैं वो शायद इसके बारे में ना जानती हो। अडिग एट रॉबर्ट क्लाइव, मैन ऑफ वेरी एक्टिविटीज। अब राइटर अशोका मित्रन मजाक मजाक में ऐसा बोलते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे एक छोटे से जीवन में। Said to have lived in number of residences in Madras during his short life, must have shifted frequently, fought some difficult wars also, even got married। तो बहुत ही कम, मेरे ख्याल से 40-45 साल का एज में गुजर गए थे ये रॉबर्ट क्लाइव। उनके ऊपर मजाक में उन्होंने बोला है राइटर ने कि छोटी सी उम्र में बड़े सारे घर तो इन्होंने बदले मद्रास के अंदर, बहुत रेगुलरली शायद ही घर बदलते थे और एक डिफिकल्ट बहुत सारे वॉर्स भी लड़के आए थे और शादी भी कर ली थी इन्होंने। इवन कमाल की बात है, इतना टाइम भी मिल गया इनको। डिस्क्रिप्शन ऑफ मेकअप रूम हम आपको दिया था, मेकअप रूम का डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर जो मेकअप रूम है इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, एक बार समझ लेना। एक हम्बल रूम था, लुकिंग लाइक अ हेयर कटिंग सलून। ये एक हेयर कटिंग सलून की तरह लगता था। क्यों? क्योंकि इट वाज क्राउडेड विद मिरर्स एंड फ्लडेड विद लाइट। चारों तरफ मिरर्स लगे हुए थे इसमें और बहुत सारी लाइट लगी हुई थी, ऐसी बड़ी बड़ी लाइट। ठीक है, और ऐसी लाइट थी जिनसे बहुत स्ट्रॉन्ग हीट भी निकलती थी। जो भी लोग इनके अंदर घर इस स्टूडियो के अंदर रहते थे मेकअप रूम के अंदर, वो बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर रहते थे। बड़ा मुश्किल काम था उनके लिए वहां रहना। क्वाइट एन ऑर्डील फॉर आर्टिस्ट टू बी सब्जेक्टेड टू मेकअप। जो भी मेकअप कराने आते थे उनको एक ऑर्डील फेस करनी पड़ती थी, यानी कि कठोर एक्सपीरियंस फेस करना पड़ता था। हिस्ट्री ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, इसकी क्या हिस्ट्री है ये आपको बताता है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इसको। नेशनल इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है इस पे, इस वाली जगह से। देखिए, इनिशियली हेडेड बाय बंगाली, इसको स्टार्टिंग में एक बंगाली हेड करता था और उसके बाद एक महाराष्ट्रियन असिस्टेंट आया। देन सब्स्टिट्यूशंस केम वन बाय वन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। फिर अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग और भी आए एज हेड रिप्लेस करने के लिए। मेकअप रूम जो था वो एक यूनिक स्पेसिमेन था नेशनल इंटीग्रेशन का। ये जो मेकअप रूम था वो हमारी राष्ट्रीय एकता का एक जीता जागता प्रमाण था। राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन का। क्यों? पैनकेक अलॉन्ग विद लोकली मेड, अच्छा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स के लोग एक सीरियस हायरार्की में, एक सीरियस ऑर्डर में काम किया करते थे। जो सबसे सीनियर मेकअप मैन था वो मेन एक्टर का मेकअप करता था, जो उससे जूनियर था वो एक्ट्रेस या दूसरा सपोर्टिंग एक्टर का करता था, जो कॉमेडियंस का करता था थर्ड वाला होता था। तो एक सीरियस हायरार्की थी और सब लोग अलग अलग स्टेट से यहाँ पर काम किया करते थे। इससे समझ में आ गया कि पहले बंगाली था हेड, फिर एक महाराष्ट्रियन बना, फिर उसके बाद बाकी अलग अलग स्टेट से भी लोग यहाँ पर आए। ठीक है, पैनकेक along with locally made potions and lotions rather than enhancing beauty affected the looks adversely। ये जो पैनकेक लगाया जाता था जिसमें और भी बहुत सारे पोशंस और लोशंस डाले जाते थे, उससे ब्यूटी एनहांस नहीं होती थी, उससे बल्कि एक रेड ह्यूड मॉन्स्टर बन जाता था। ऐसा अशोक मित्रन बोलते हैं कि भाई जिसके ऊपर मेकअप किया था ना वो अजीब सा मॉन्स्टर लगने लगता था, अजीब सा लगने लगता था। लेकिन शायद कैमरा के सामने जरूरी होता है मेकअप करना थोड़ा सा, इस वजह से इसका मेकअप किया जाता था। जस्टिफिकेशन भी देते हैं वो। ठीक है, हिडियस क्रिम्सन कलर्ड मेकअप इंपॉर्टेंट टू लुक प्रेजेंटेबल ऑन स्क्रीन। बोलते हैं कि ये जो हिडियस मतलब बहुत ही बुरा, डरावना सा, क्रिम्सन मतलब रेड कलर का जो मेकअप होता है ये इंपॉर्टेंट होता है स्क्रीन पे प्रेजेंटेबल लगने के लिए, इसलिए यूज किया जाता था। स्ट्रिक्ट हायरार्की, मैं आपको बता चुका हूं कि स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन की जाती थी। सबसे सीनियर आदमी का, मेन मेकअप मैन जो फर्स्ट इन होता था कमांड, वो ऑर्डर करता था मेकअप एंड सिमिलरली आखिर तक चलता था ये ऑर्डर। और भीड़ जब आती थी, पूरी भीड़, कई क्राउड सीन भी होता है जहां पर पूरी भीड़ होती है, उनका मेकअप, उनका छापा कौन डालता था? तो ऑफिस बॉय जो होता था वहां पर वो करता था।
ओके अब ऑफिस बॉय के बारे में बताया गया आपको। ऑफिस बॉय जो था यहाँ पर, ही वॉज नॉट एक्जैक्टली अ बॉय, वो असल में बॉय नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो कि अपनी अर्ली 40s में था, यानी कि लगभग 40 41 42 साल का इंसान होगा वो। ज्वाइन द स्टूडियो इयर्स बैक, कई साल पहले वो स्टूडियोज ने ज्वाइन किया था इस होम में, इस उम्मीद में कि वो पोएट्री लिखता था और वो शायद राइटर बन जाएगा। ही एस्पायर्ड टू बी अ टॉप फिल्म स्टार और टॉप स्क्रीन राइटर, लिरिसिस्ट और डायरेक्टर। उसकी ये उम्मीद थी कि मैं बड़ा सा स्टार बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा, लिरिसिस्ट बनूंगा, कुछ भी बनूंगा मतलब मैं, लेकिन मैं बन जाऊंगा, जैसे बहुत सारे लोग मुंबई जाते हैं उम्मीद में इसमें। लेकिन ही फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड ऑन नॉट बीइंग एबल टू रियलाइज हिज ड्रीम्स, लेकिन उसको अपना सपना पूरा ना कर पाने पे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर ऑन द डेज ऑफ क्राउड शूटिंग इज जॉब रिक्वायर्ड हिम टू मिक्स मेकअप मटेरियल ऑन लार्ज स्केल एंड पेंट फेसेस। जिस दिन भी क्राउड सीन होता था उस दिन इसका क्या काम होता था, ये बहुत सारा मेकअप मटेरियल बनाता था लार्ज स्केल पे और उनको छापा मार देता था उनका लोगों के फेसेस पर। ठीक है, अब नरेटर, अच्छा बाय द वे नरेटर बोलता है जिस दिन भी क्राउड सीन होता था ना, अच्छा चलो इस पार्ट के बाद है वो, नरेटर अपने बारे में बताता है कि वो एक छोटे से क्यूबिकल में काम करता था, had to cut out newspaper clippings and store them in files। उसका काम क्या था जो कि बड़ा इंसिग्निफिकेंट था, कि उसको न्यूज़पेपर से कुछ क्लिप्स निकालनी होती थी और उसको फिर स्टोर करना होता था फाइल्स के अंदर। ठीक है, तो ये काम अगर कोई देखेगा उसको करते उसको लगेगा क्या ही काम कर रहा है यार ये। His work underestimated by everyone, उसका काम को सभी अंडरएस्टिमेट करते थे, कोई भी इसके काम की कुछ खास वैल्यू मानता नहीं था। Others thought that he did nothing, continuously lectured by other employees। सब लोगों को लगता था कि ये कुछ भी नहीं करता है और इसको सब लोग लगातार लेक्चर करते थे। ऑफिस बॉय भी अक्सर इसके पास आता था, gave vent to his frustration in the narrator's cubicle। अक्सर ऑफिस बॉय जो था, वही बॉय जो बॉय नहीं था असल में, 40-41 साल का आदमी था, वो अक्सर इनके रूम में आता था और वो अक्सर अपनी फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करता था वहां पर आकर। ठीक है, गुस्सा निकालता था इसके सामने आकर। नरेटर yearned for relief from the boys never ending babble and prayed for crowd shooting। नरेटर ये जो अशोका मित्र ने ये चाहता था कि क्राउड शूटिंग होती रहे ताकि ये जो ऑफिस बॉय है वो बिजी रहे उसमें, क्राउड शूटिंग के टाइम पे मेकअप करने में, तभी बच सकता था इसके रेंट से। अब बात करते हैं कोटामंगलम सुब्बू की। एक सुब्बू नाम का कैरेक्टर भी था इसके अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए कोटामंगलम सुब्बू जो था वो नंबर 2 था जेमिनाई स्टूडियो। जेमिनाई स्टूडियो में जो ओनर थे के वासन, उनके बाद ये नंबर 2 था, बेसिकली पोजीशन इसकी थी नंबर 2 की। अनडिजर्विंग, हैड पॉसिटिव ऑफ टैलेंट एज वेल एज एजुकेशन। अब राइटर इसको एक तरह से अनडिजर्विंग बोलते हैं, लेकिन साथ साथ इसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा टैलेंट था और एजुकेटेड भी था ये। बीइंग अ ब्राह्मण गॉट एन अपॉर्चुनिटी रेडीली, एक ब्राह्मण होने की वजह से इनको मौका बड़ी जल्दी मिल गया। एवर चीयरफुल, इनके बारे में बताते हैं कि हमेशा खुश रहता था। नथिंग डैम्पेंड स्पिरिट्स, किसी भी वजह से सैड फील नहीं करता था। नॉट इवन फ्लॉप फिल्म्स की वजह से भी नहीं, मतलब फ्लॉप भी हो जाती थी मूवी तो भी इसका स्पिरिट डैम्पन नहीं होता, यानी कि ये डिमोटिवेट नहीं होता था। ऑलवेज नीडेड समवन एट हिज बैक एंड कॉल फॉर असिस्टेंस, हमेशा कोई भी काम अगर होता था तो सुब्बू किसी ना किसी को बताता रहता था, कभी भी अपने आप नहीं करता था। क्राउड शूटिंग कोई बोल रहा है तो क्राउड शूटिंग मतलब जब फिल्म बनती है तो कई ऐसे सीन होते हैं ना जहां पर बहुत सारी भीड़ की जरूरत होती है, उस भीड़ की जरूरत जब पड़ती है उसका भी मेकअप करना पड़ता होगा, तो वो जो सीन होता है भीड़ वाला उसको क्राउड शूटिंग बोलते हैं, क्राउड की शूटिंग। एवर लॉयल टू हिज चीफ, ये हमेशा बहुत लॉयल था अपने चीफ के, इन अ वे इसको साइकोफेंट भी बोला गया, चापलूस भी बोला गया। ऑफर्ड काउंटलेस सॉल्यूशंस व्हेनेवर द प्रोड्यूसर वाज इन अ फिक्स। ये एक अच्छी क्वालिटी इसके अंदर और ये थी कि जब भी प्रोड्यूसर को आइडियाज नहीं आते थे फिल्म बनाने में, कुछ है ना टेक्निकल आइडिया चाहिए होता था कोई फिल्म मेकिंग से रिलेटेड उसको, तो बड़े सारे आइडियाज दे देता था। फिल्म मेकिंग वाज क्वाइट सिंपल विद अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड। कॉम्प्लीमेंट देता है इसको अशोका मित्रन सुब्बू को कि फिल्म मेकिंग का जो काम था वो बहुत ही आसान था सुब्बू जैसे इंसान के साथ। ओके, सुब्बू एज अ पोएट, अब इसको बताया गया है कि राइटर व्यू सुब्बू's टैलेंट विद सस्पिशन, क्लेम टू बी कैपेबल ऑफ राइटिंग ऑन इंट्रिकेट सब्जेक्ट्स बट रोट फॉर कॉमन मैन। राइटर जो उसका टैलेंट एज अ पोएट उसको भी थोड़े डाउट के साथ देखता है, लेकिन साथ साथ आपको चैप्टर में बताता है कि वो काफी टैलेंटेड था, इवन कॉम्प्लेक्स चीजों पे भी लिख देता था, लेकिन वो कॉमन लोगों के लिए लिखता था। His literary achievements overshadowed by work in cinema, उसके जो लिटरेरी मतलब रिटन, जो उसकी राइटर की क्वालिटी थी ना वो शैडो हो रही थी उसका एज एन एक्टर जो अचीवमेंट था सिनेमा में, वो कई सारे रोल कर लेता था और कई बार जो मेल एक्टर होता था ना, जो मेन एक्टर होता था, हीरो होता था मूवी का, उससे भी अच्छा कैरेक्टर प्ले कर देता था। ठीक है, तो प्लेड माइनर इनसिग्निफिकेंट रोल्स इन सिनेमा, रोड स्टोरी पोएम्स इन फोक रिफ्रेन डिक्शन, विविड डिलिनेशन ऑफ देवदासीज, उन्होंने पुराने समय में देवदासीज हुआ करती थी उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड ग्रंथ लिखा हुआ था इसके अंदर, यानी कि ही वाज अ वेरी गुड राइटर इन शॉर्ट। सुब्बू's histrionic talent, राइटर स्पीक्स विद हिज टंग इन द चीक, टंग इन द चीक मतलब एक सरकास्टिक वे में बोलना, तो थोड़ा सा सरकास्टिकली बोलता है वो। क्या, सुब्बू वाज एन अमेजिंग एक्टर सेटिस्फाइड विद माइनर रोल्स, सुब्बू एक बहुत अच्छा एक्टर था लेकिन वो माइनर रोल्स से सेटिस्फाई हो जाता था। बिलीव मतलब सीनियर लीड रोल कभी नहीं करे उसने। ठीक है, बिलीव दैट ही एक्टेड बेटर देन द मेन रोल एक्टर्स, ऑलवेज सेड नाइस थिंग्स अबाउट थिंग एंड एवरीवन, लाइक्ड बीइंग क्राउडेड विद एक्वेंटेंसेस एंड फ्रेंड्स, हमेशा अच्छा बिहेवियर था इसका, सब लोगों के साथ अच्छा बिहेव करता था, सब लोगों के बारे में अच्छी चीजें बोलता था। और ऐसा भी बताया गया है कि इसके घर पे हमेशा बहुत सारे लोग रिलेटिव्स आए हुए रहते थे जिनको ये फ्री में खाना खिलाता था, मतलब ही हैड अ गुड हार्ट इन अ वे। ठीक है, बट अगेन ये सरकास्टिकली बोला है। सुब्बू अ सिकोफेंट, सिकोफेंट मतलब होता है बच्चे चापलूस, ऑलवेज रेडी टू फ्लैटर द बॉस। अब अशोका मित्रन बोलते हैं कि हमेशा बॉस के सामने चापलूसी करता था, उसको खुश करने की कोशिश करता रहता था। हिज ऑब्सिक्वेसनेस वाज इरिटेटिंग, मतलब कंप्लायंस टू एक्सेस, मतलब ये जो
फॉलो करते थे हर चीज बॉस की, बेसिकली ये बहुत इरिटेटिंग थी, हर चीज में इन्वॉल्व होते थे, अर्नड हिज एनिमीज, और इसकी वजह से बहुत सारी एनिमीज भी इनकी बन गई थी ऑफिस में, जिनमें से एक कौन था, इनमें से एक था बेसिकली अशोका मित्रन का जो ये बॉय था ना, ऑफिस बॉय, वो इसी के खिलाफ था सुब्बू को, उसको लगता था कि सुब्बू लायक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्लियर, आई होप आप लोगों को। आगे चलते हैं, चलिए। द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज एंड इट्स लॉयर। स्टोरी डिपार्टमेंट की बात करते हैं आप। स्टोरी डिपार्टमेंट जो था कंप्राइज्ड ऑफ अ लॉयर एंड अ ग्रुप ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स बिसाइड सुब्बू। इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लॉयर भी था। स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन होना चाहिए, राइटर्स होने चाहिए, पोएट होने चाहिए, सब लोग होने चाहिए, लेकिन यहां पर कौन था, एक राइटर और पोएट्स भी थे, सुब्बू से अलग। लॉयर फॉर लीगल एडवाइस बट रेफर्ड बाय एवरीवन एज, एक लॉयर जो था वो लीगल एडवाइस के लिए था, लेकिन इसको सब लोग इलीगल एडवाइजर बोलते थे, फन में, मतलब कोई इसको पसंद नहीं करता था। अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट सैड एंड टू द करियर ऑफ एन एक्ट्रेस बाय रिकॉर्डिंग हर आउटबर्स्ट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। एक बारी, और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कई दफा, इस लॉयर ने एक बारी अननोइंगली एक एक्ट्रेस का, जो किसी कारण से गुस्सा हो गई थी सेट पर, और उसने कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में बोल दिया प्रोड्यूसर को लेके, उसका करियर एंड कर दिया। कैसे? इसने उसके सामने जाकर बस एक रिकॉर्डर ऑन करा और जो भी उसने बोला उसको पूरा रिकॉर्ड कर लिया, और जब वो थोड़ी शांत हुई तो उस रिकॉर्डिंग को वापस प्ले कर दिया इस एक्ट्रेस के सामने। सदमे में आ गई इस बात को सुनकर कि मैं इतना गलत कैसे बोल सकती हूँ, और उसके बाद करियर ही खत्म हो गया उसका। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ स्टूडियोज। स्टूडियो का जनरल एटमॉस्फेयर क्या था? जेमिनी स्टूडियो एक फेवरेट हॉन्ट था लिटरेटी का। लिटरेटी मतलब पढ़ी लिखी जनता, उनका एक फेवरेट हॉन्ट था ये। मेस सर्व्ड गुड कॉफी ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक। लगातार पूरे दिन कॉफी मिलती थी यहाँ। कांग्रेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन मेड पीपल लुक फॉर अ सब्स्टिट्यूट इन अ गुड कप ऑफ कॉफी। प्रोहिबिशन मतलब होता है बच्चे किसी चीज की मनाई। उस समय पर कांग्रेस ने इंप्लीमेंट की हुई थी प्रोहिबिशन, यानी कि शराब बेचने पर मनाई थी। इसी वजह से लोग उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढते थे इन कॉफी पिया करते थे इसलिए उसकी जगह। मोस्टली एवरीवन सीम टू हैव एम्पल लेजर टाइम एट द स्टूडियो। ऐसा लगता था कि सब लोगों के पास बहुत समय है स्टूडियो में, ऐसा लगता था देखकर। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द जेमिनी फैमिली। क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी? तो मोस्ट ऑफ द राइटर्स वर खादी क्लैड एंड ग्रेट एडमायर्स ऑफ गांधी जी। ज्यादातर लोग गांधी जी के अंध भक्त थे, गांधी जी को फॉलो करते थे, और इसी वजह से खादी पहना करते थे। खादी क्लैड मतलब खादी में ड्रेस अप हुआ करते थे, खादी के कपड़े पहना करते थे। ठीक है, हैड एवर्जन ऑफ कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म के खिलाफ थे, बिल्कुल एक विचारधारा है जिसके खिलाफ थे वो। मेनी मिसकंसेप्शंस अबाउट कम्युनिज्म, थॉट कम्युनिस्ट कुड टू बी हार्टलेस वायलेंट क्रिएचर्स विद नो वार्मथ एंड फेलो फीलिंग। उनको लगता था कि कम्युनिस्ट बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं, ना ही इनका अपनी फैमिली से कोई एसोसिएशन होता है, ना ही पेरेंट्स से, ना ही बच्चों से, किसी से नहीं जुड़े होते ये, और हार्टलेस होते हैं, वायलेंट होते हैं बहुत ज्यादा। स्टूडियो रिसीव्स फ्लैंक बचमन्स एमआरए। फाइनली एक इंटरेस्टिंग इवेंट होता है इसमें। क्या होता है वो देखिए। एमआरए मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, बेसिकली A counter movement to international communism comprised about 200 heads। एक इंटरनेशनल कम्युनिज्म जो था ना उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाई, और ये चलाई किसने? फ्रैंक बचमन ने, जिसमें लगभग 200 मेंबर्स थे, और वो 200 के 200 लोग इस स्टूडियो आए इन 1952। ठीक है, बिग बॉसेस ऑफ मद्रास प्लेड इनटू देयर हैंड्स। मद्रास में जो लोग बड़े बड़े थे नामधामी, उनकी बात मानी एक तरह से जेमिनी स्टूडियो के हेड ने, और इनको वेलकम किया अपने स्टूडियो में। रिडिक्यूल्ड एज एन इंटरनेशनल सर्कस, हालांकि इसको मजाक में सब बोलते थे कि एक इंटरनेशनल सर्कस है। एमआरए प्रेजेंटेड 2 प्लेस। इस एमआरए ने 2 प्ले प्रेजेंट करे इनके यहाँ पर। कौन कौन से? एक तो जोनाथन वैली और एक फॉरगॉटन फैक्टर। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है इस जगह से। ये इतना ध्यान रखिए कि 2 प्लेस प्रेजेंट करे, एंड सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर वंडरफुल। अशोका मित्रन बोलते हैं इनके जो सेट और कॉस्ट्यूम थे वो खूबसूरत थे। जितने भी जेमिनी स्टूडियोज के लोग थे वो हर बारी जब भी इनका प्ले होता था तब उस प्ले को देखने के लिए आते थे। लगभग 600 बार इन्होंने जगह जगह प्लेस करे, और ऑल 600 मेंबर्स ऑफ जेमिनी फैमिली सॉ द प्लेस रिपीटेडली। लगभग 600 मेंबर्स जो थे जेमिनी स्टूडियो की फैमिली में, वो सब लोगों ने बार बार इस प्ले को देखा। तमिल और मद्रास ड्रामा फ्रेटर्निटी हाईली इंप्रेस्ड। सनराइज एंड सनसेट सीन्स रिप्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेस ऑन द मॉडल ऑफ एमआरए फॉर इयर्स। तमिल और मद्रास की जो ड्रामा फ्रेटर्निटी थी, यानी कि जो ड्रामा कंडक्ट करते थे तमिल और मद्रास में वो लोग, वो बहुत इंप्रेस थे इन लोगों से, और स्पेशली कुछ चीजें उन्होंने अपने ड्रामा में इंक्लूड कर ली थी। कौन कौन सी चीजें? सनराइज और सनसेट का जो सीन था इनका, सनराइज और सनसेट का बड़ा सिंपल सा सीन था, वो हर एक तमिल प्ले में दिखने लगा था। इसके बाद जेमिनी स्टूडियोज हॉस्पिटैलिटी ब्रोक द मोनोटोनस रूटीन। अब जेमिनी स्टूडियो ने जो हॉस्पिटैलिटी, जो मेहमान नवाजी करी लोगों की, उसके वजह से इनका जो बोरिंग सा रूटीन था वो टूटा फाइनली। अनदर विजिटर इन जेमिनी स्टूडियो। फाइनली एक और विजिटर आया जेमिनी स्टूडियो में, और ये एक मिस्ट्री बना। इस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा इसको। र्यूमर टू बी पोएट और एडिटर। किसी को नहीं पता था कौन आ रहा है, लेकिन एक र्यूमर था, एक अफवाह थी कि ये इंसान या तो एक पोएट है या एक एडिटर है। द विजिटर नॉट लिंक्ड विद एनी फैमिलियर ब्रिटिश पब्लिकेशंस। इसकी किसी भी जानकार जो परिचित ब्रिटिश पब्लिकेशंस थी उनसे तो जुड़ा हुआ नहीं था। बॉस वेलकम्ड हिम विद अ स्पीच दैट हैड नथिंग मच टू से। बॉस ने इसको बड़े एक जनरल स्पीच से वेलकम किया, बड़े अच्छे से साज सज्जा से इसका वेलकम हुआ, स्टेज वगैरह सेट करके सब लोग भी वहां पर आए, लेकिन बॉस ने के वासन ने बड़े जनरल वे में इसको इंट्रोड्यूस किया और इसको स्वागत करा, वहां पे सब लोगों के सामने लग के खड़ा कर दिया। कोई स्पेसिफिक बात नहीं बोली इसके बारे में। द गेस्ट एक्सेंट मेड हिज ओन एड्रेस हाईली अनइंटेलिजिबल। अब ये जो गेस्ट था ये एक ऐसी जनता के बीच में था जो तमिल ऑडियंस के लिए मूवीज बनाती थी। 600 मेंबर जो थे जेमिनी स्टूडियो के, उनके सामने उस जनता को अंग्रेजी ना तो आती थी, ना ही अंग्रेजी एक्सेंट का कुछ आइडिया था। ये जब गेस्ट बोलना शुरू किया इसने अंग्रेजी में, एक अंग्रेजी एक्सेंट के साथ,
किसी को कुछ समझ नहीं आया। नॉट अ वर्ड अंडरस्टूड इन एन आवर स्पीच, 1 घंटे की इसकी स्पीच में किसी को कुछ समझ नहीं आया। और यह भी बोला गया है कि ये जो इंसान है ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड ऑडियंस, सॉरी, ये इससे ज्यादा कंफ्यूज्ड ऑडियंस को एड्रेस नहीं कर सकता था, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था, ये जो बोल रहा था ये भी नहीं समझ पा रहा था कि लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आइडिया लग रहा था। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सपेक्टेड मिस्ट्री। तो अशोकामित्रन बोलते हैं कि हम लोगों को समझ नहीं आया कि आया क्यों यहाँ पर, एक ऐसे स्टूडियो में जहां पर तमिल स्पीकिंग ऑडियंस के लिए मूवी बनाई जाती है, उसमें एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन क्या कर रहा है जिसको लोगों को कुछ समझ नहीं आया बिल्कुल उसको लेके। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर। अब राइटर इसी गुत्थी को सुलझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बातचीत आपको बताते हैं, क्या कि राइटर जो है उसने पीरियोडिकल वांटेड टू असर्टेन पीरियोडिकल क्रेडेंशियल्स बिफोर पार्टिसिपेटिंग एंड स्पेंडिंग ऑन द पोस्टेज। राइटर जो था ये अशोकामित्रन शुरू से एक राइटर था, स्टोरी राइटर। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता था, और इस स्टोरी को कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था, तो ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर, ये एक मैगजीन थी द एनकाउंटर वो। ठीक है, तो इसने क्या करा, ही चेक्ड अप द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, ये गया ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी पे इसको चेक करने के लिए। फाउंड आउट दैट द एडिटर्स नेम वाज स्टीफन स्पेंडर, और इसने पाया कि उसके एडिटर का नाम क्या था, स्टीफन स्पेंडर। रिकॉल दैट स्टीवन वाज द मिस्टीरियस गेस्ट इन जेमिनी स्टूडियो, और उसको याद आया कि यही इंसान आया था उस जेमिनी स्टूडियो में एज अ पर्सन स्पीकर, जो बोला जिसको उसने ऑडियंस को कुछ नहीं समझ में आया था जिसका। ठीक है, राइटर फेल्ट ही हैड डिस्कवर्ड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, इसको लगा कि इसने एक बहुत ही लंबे समय से खोया हुआ इंसान जो है उसको पा लिया है। इमीडिएटली सेंट हिज एंट्री एक्साइटेडली, इसने फटाफट से क्या करा, अपनी पूरी एंट्री भेज दी, बड़े एक्साइटेड होकर, खुश होकर। अब क्या होता है, राइटर बॉट अ कॉपी ऑफ अ लो प्राइस बुक। अब कई सालों बाद जब वहां से रिटायर ये हो गया, तो इसने क्या करा, एक दिन पाया कि फुटपाथ पर एक मैगजीन बेची जा रही थी जिसका नाम क्या था, एक बुक बेची जा रही थी, द गॉड दैट फेल्ड। ठीक है, इसने एक कॉपी खरीदी उसकी जो कि काफी लो प्राइस की थी, और वो 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन पर रिलीज की गई थी। The book was a complement of 6 essays by different authors. Stephen Spenders was one of them. Mystery Resolved. और ये जो किताब थी इसमें 6 राइटर्स ने लिखा हुआ था कुछ, उन 6 राइटर्स में से एक ये स्टीवन स्पेंडर भी था। और इस समय राइटर को रियलाइज हुआ कि असल मायने में ये राइटर क्यों आया था वहां पर जेमिनी स्टूडियोज। रीजन ये था कि ये जो बुक थी द गॉड दैट फेल्ड, ये बेसिकली रिसाइट करता था 6 लोगों की कम्युनिज्म में एंट्री, कम्युनिस्ट विचारधारा को 6 लोगों ने मानना शुरू करा पहले, और फिर कैसे उन लोगों को ये विचारधारा गलत लगने लगी और उन्होंने इस विचारधारा को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, डिसइल्यूजन हो गए वो। इस विचारधारा के ऊपर एक बुक थी द गॉड दैट फेल्ड। ये जो बुक थी बेसिकली, इस बुक से समझ में आया राइटर को कि स्टीवन स्पेंडर जो है ना, कहां पर गया, ये रहा, स्टीवन स्पेंडर जो है ना, वो उन लोगों में से है जिसने कम्युनिज्म छोड़ दिया है। और क्योंकि ये सारे लोग जेमिनी स्टूडियो में जो पॉलिटिकल मोटिवेशन था, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, वो ये थी कि ये सब लोग गांधी जी की विचारधारा मानते थे और कम्युनिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए इनको इन्वाइट किया गया था वहां पर बोलने के लिए, क्योंकि ये भी कम्युनिज्म को एक टाइम पर मानते थे और फिर उन्होंने छोड़ दिया उसको। तो इसलिए क्योंकि इन्होंने कम्युनिज्म को छोड़ दिया, इसलिए इनको वहां इन्वाइट किया गया, और कोई लॉजिक नहीं था बेसिकली। ये गुत्थी सुलझी फाइनली। ठीक है, क्लियर होगा आई होप आप लोगों को। यहां पर होता है चैप्टर खत्म। आई अंडरस्टैंड कि ये चैप्टर कुछ एक आपकी स्टोरी जो है उनमें से कुछ एक लेसन्स में से एक है जहां पर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, और जो ऐसी चीजें हैं जिससे कुछ खास एंटरटेनिंग भी नहीं होती और आप सीखने को भी नहीं है। नंदलेस एक बार इसका क्वेश्चन देखते हैं जो उससे पूछा गया है। देखो, the poet spoke. He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. The whole thing lasted about an hour. Then the poet left, and we all dispersed in utter bafflement. What are we doing? What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people, people whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry? The poet looked pretty baffled too, for he must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet. His visit remained an unexplained mystery. इसी पे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द रीजन फॉर द bewilderment ऑफ द ऑडियंस इज, ये जो ऑडियंस है ये bewilder, कंफ्यूज कंप्लीटली क्यों हो गई थी, ये आपको पैसेज में ही बताया गया। एक बार जल्दी से आंसर दो इसका फटाफट से, ये ऑडियंस इतनी कंफ्यूज क्यों हो गई थी। ऑप्शन ए है अननोन आइडेंटिटी ऑफ द विजिटर, दैट द स्पीकर हैड नॉट बीन इंट्रोड्यूस टू देम, स्पीकर को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। द विजिट ऑफ एन इंग्लिश पोएट टू अ तमिल फिल्म स्टूडियो, दैट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। जल्दी से बताओ फटाफट से, हाँ ABCD जवाब चाहिए जल्दी, जो भी आप जवाब देना चाहें। ठीक है 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 ठीक है, करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, सी, द विजिट ऑफ एन इंग्लिश पोएट टू अ तमिल फिल्म स्टूडियो। एक इंग्लिश पोएट तमिल फिल्म स्टूडियो में क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है बेसिकली, ये इसका आंसर है, बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब है। बाय थ्रिल्स एंड ट्रैवल्स द ऑथर रेफर्स टू, थ्रिल्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू ऑथर क्या बोलना चाहता है, क्या कन्वे करना चाहता है, क्या मतलब है। देखो, थ्रिल्स का मतलब होता है एक्साइटमेंट, ध्यान रखना, और ट्रैवल्स का मतलब होता है डिफिकल्टीज। तो इसके आसपास जो भी ऑप्शन है वो आपको पिक करना है, सोच के बताइएगा। जॉय एंड हैप्पीनेस, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन, एक्साइटमेंट एंड पेन, शॉक्स एंड सरप्राइजेस,
सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बट ये वाला पोर्शन जो है ना जहां पर बड़ी कंफ्यूज ऑडियंस होती है इस एडिटर के सामने, स्टीवन स्पेंटर के सामने, ये वाले पोर्शन से क्वेश्चन आया रिपीटेडली, ठीक है। ऑप्शन सी एक्साइटमेंट, 81% ऑफ यू गॉट दैट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वन इन्फरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। क्या इन्फरेंस आप ड्रॉ कर सकते हैं इस बात से कि वो एक और ज्यादा डेज्ड और साइलेंट ऑडियंस को एड्रेस नहीं कर सकता था? इट सिंपली मींस कि स्टीवन स्पेंटर ने जो भी कुछ बोला इंग्लिश में इन एन इंग्लिश एक्सेंट, वो किसी को कुछ समझ नहीं आया। द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियोज डिड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड, इन फैक्ट दे वर लेफ्ट अटरली बैफल्ड एंड कंफ्यूज्ड। वो बहुत ही कंफ्यूज्ड और बैफल्ड वहां पर रह गए बेचारे सारे। Next, the failure of the speaker to connect with the audience with reference to the extract is his dash. अब ये क्वेश्चन अच्छा है, आसाम से समझ नहीं आता। ये जो फेलियर है, इसलिए ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाए, इस एक्सट्रैक्ट में आपने ऐसा देखा, ये क्या शो करता है? टू द एक्सट्रैक्ट इज हिज वर्ड, इज हिज इनएबिलिटी टू कनेक्ट विद एन ऑडियंस, विद अ तमिल ऑडियंस। ये इसका आंसर बन जाएगा, हिज इनएबिलिटी टू कनेक्ट विद एन ऑडियंस। ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने की जो उसकी इनेबिलिटी है उसको दिखाता है ये, और रीजन भी है उसका क्योंकि ये एक इंग्लिश, हाँ, लैंग्वेज बैरियर है, बिल्कुल कल्चरल बैरियर भी है ना, बिकॉज ऑफ इस कल्चरल बैरियर। कल्चरल क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज है, और लैंग्वेज बैरियर भी सेम, क्योंकि उसका भाषा और एक्सेंट दोनों ही समझ नहीं आ रही है ना। तो ना वो तमिल को समझता है बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, ना ही भाषा उसकी समझ में आ रही है इस वजह से। नेक्स्ट, व्हाट इन्फॉर्मेशन द एक्सट्रैक्ट रिवील्स द फैक्ट दैट पीपल हैव नो एक्सपोजर टू अदर देन टू देयर ओन सर्कल। क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी एक्सट्रैक्ट में जो आपको दिखाती है कि लोगों को और कोई एक्सपोजर ही नहीं है, सिर्फ अपने कल्चर का एक्सपोजर है, सिर्फ अपने कल्चर के बारे में पता है? क्या यहां पर इन्फॉर्मेशन है ऐसी, बताइए। तो आपको बताऊं अगर मैं स्पेसिफिकली, ये वाला पोर्शन है, वो ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक, पीपल हुज लाइफ लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री, राइट। तो भाई लीस्ट अफोर्डेड देम बोला है कि ऐसे लोग जिनके जीवन में वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री, उनके बारे में बात हो रही है। देयरफॉर ये आंसर यहाँ पर ये वाला पार्ट है जो दिखाता है कि भाई कोई चांस नहीं था कि वो अदर देन देयर ओन सर्कल से कभी भी एक्सपोज होते हैं ऐसी चीजों पे, ऐसे लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए, ऑप्शन ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। बताइए जल्दी से क्या आंसर बनता है। क्या स्टेटमेंट है? द ऑडियंस वर एंथ्रैल्ड बाय द पोएट्स इंप्रेसिव स्पीच। एंथ्रैल्ड मतलब वेरी एक्साइटेड या स्पेल बाउंड, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना। ऑडियंस जो है वो बिल्कुल मोहित हो गई जब पोएट ने बड़ी इंप्रेसिव स्पीच दी। बताइए, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कमान 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 कमान, जल्दी से जवाब चाहिए भाई मुझे इसका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बिल्कुल भी गलत बात, बिल्कुल ही गलत बात है ये। बिल्कुल नहीं इंप्रेस हुई, ना ही मोहित हुई, इनफैक्ट उनको कुछ समझ नहीं आया, दे वर लेफ्ट कंफ्यूज्ड, बिल्कुल, ठीक है। ऑल राइट, ओके, इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रेफर कर दिए, यू कैन गो ओवर देम एट योर ओन टाइम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर जो है उसका नाम है द इंटरव्यू। ये मैं नहीं करा रहा हूँ, लास्ट चैप्टर में कर लेंगे, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका। फटाफट से देखते हैं एक बार, इसके दो पार्ट्स हैं लेकिन दोनों छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ये चैप्टर है इंटरव्यू, द इंटरव्यू। ये एग्जर्प्ट है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की बुक से, उनकी किताब है इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू प्रेजेंट डे। इंटरव्यूज के बारे में बात करता है चैप्टर। क्या बताता है आपको? तो इंटरव्यूज का की मेरिट्स क्या होती हैं, क्या उनके फायदे हैं, क्या उनकी डीमेरिट्स है, क्या उनके नुकसान है, और लोगों के क्या परसेप्शन है इंटरव्यू के लिए। पहला पार्ट इस बारे में बात करता है। दूसरा पार्ट एक डायरेक्ट इंटरव्यू है विद अम्बर्टो इको, जो एक ऐसे एकेडमिशियन है, एक ऐसे पर्सन है जो कि एकेडमिशियन है, यानी कि वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं एज अ प्रोफेसर, लेकिन उन्होंने एक नॉवल लिखा अपने फ्री टाइम में, और वो नॉवल एक बहुत बड़ा बेस्ट सेलिंग नॉवल बना। तो उनके साथ इंटरव्यू के उनके साथ इंटरव्यू होता है, और वो इस बात अपने इस नॉवल के बारे में, अपनी जनरल राइटिंग स्किल के बारे में बताते हैं बेसिकली इसमें, ठीक है। तो मुकुंद पद्मभन ने हिंदू में अंदर द हिंदू के अंडर वो वो इंटरव्यू लिया, उसके बारे में बात होगी। तो पहले पार्ट पे चलते हैं फटाफट से। थीम है कम्युनिकेशन, ऑथेंटिसिटी एंड पर्सपेक्टिव्स। कम्युनिकेशन यानी कि इंटरव्यू को देखा जाता है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो बहुत सारे लोगों के द्वारा। ऑथेंटिसिटी एंड पर्सपेक्टिव्स, ऑथेंटिसिटी मतलब ओरिजिनलिटी किसी भी चीज की, और पर्सपेक्टिव मतलब अलग अलग लोगों के नजरिया जो होता है इंटरव्यू को लेके वो। सबसे पहला पार्ट देखते हैं फिर इसका। द जॉनर ऑफ इंटरव्यू हैज अ हिस्ट्री ऑफ ओवर 130 ईयर्स। लगभग 130 साल पहले पहला इंटरव्यू शायद लिया गया, और ये 130 साल से इसकी हिस्ट्री है। इवोक्स वेरिड रिस्पॉन्सेज, से बहुत सारे अलग अलग रिस्पॉन्सेज लोगों के आते हैं। लिटरेट पीपल व्यू इट एज एन एक्ट दैट रिवील्स ट्रुथ। सेलिब्रिटीज डिटेस्ट इट। डिटेस्ट मतलब होता है हेट। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मानते हैं कि इंटरव्यू जो होता है वो सच रिवील करता है किसी के बारे में, वेयर एज सेलिब्रिटीज, जो पॉपुलर लोग हैं, जो अक्सर मीडिया में इंटरव्यू लिए जाते हैं जिनके, वो इसको हेट करते हैं, ऐसा बताया गया है आपको।
वीएस नायपॉल, व्यूज ऑफ सेलिब्रिटीज अबाउट इंटरव्यू, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के क्या व्यूज है, क्या पर्सपेक्टिव है उनका, वो बताया गया आपको। जनरली आप सेलिब्रिटीज का जो व्यू है वो पाओगे कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करते इंटरव्यू को। देखो अलग अलग लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है। वीएस नायपॉल फील्स इंटरव्यूज इंजूरियस एंड मेक्स वन लूज अ पार्ट ऑफ वनसेल्फ। वीएस नायपॉल जो है उसको लगता है कि इंटरव्यू जो होता है वो इंजूरियस होता है और मेक्स वन लूज अ पार्ट ऑफ वनसेल्फ। उनको लगता है कि इंटरव्यू देने के बाद हम सब लोग अपना एक पार्ट, अपना एक हिस्सा गवा देते हैं। Lewis Carroll shunned interview as he felt that they projected a larger than true image. Lewis Carroll को लगता था कि इंटरव्यू जो है वो प्रोजेक्ट करता है एक larger than true image, जो असली इमेज है उससे बड़ी इमेज दिखाता है लोगों की। Rudyard Kipling considered interviews as derogatory. Derogatory मतलब offensive. रुडियार्ड किपलिंग जिन्होंने द जंगल बुक लिखा है, उनको लगता था कि इंटरव्यूज ऑफेंसिव होते हैं, इंटरव्यूज नहीं लेने चाहिए। और सॉल बेलो, ये इंपॉर्टेंट है, सॉ इंटरव्यू एज एन ordeal, felt suffocated and viewed them as thumbprints on his windpipe। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सॉल बेलो जो थे उनको लगता था कि इंटरव्यू एक बहुत ही मुश्किल एक्सपीरियंस है, डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है, ऑर्डियल मतलब डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, और उनको सफोकेटेड फील होता था जब भी वो इंटरव्यू देते थे, और उनको लगता था कि ये थंबप्रिंट्स होता है विंड पाइप। विंड पाइप मतलब जहां से आप सांस लेते हैं, थंबप्रिंट्स मतलब ऐसे गला दबाना किसी का, ठीक है। तो सॉल बेलो को लगता था कि इंटरव्यू जो है वो थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप है, यानी कि उनको बड़ा सफोकेटेड होता है इंटरव्यू देते हुए। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है, और ये क्वेश्चन जब भी आता है आपको ऐसे जवाब देना है कि इंटरव्यू सॉल बेलो को एक ऐसा एक्सपीरियंस लगता था जो कि बहुत ही डिफिकल्ट और हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से उनको सफोकेटेड महसूस होता था, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते थे इस एक्सपीरियंस के दौरान, इसलिए वो बोलते हैं थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, ठीक है। इंटरव्यू एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एंड में बताया गया आपको पहले पार्ट के, इन स्पाइट ऑफ डीमेरिट्स इट इज अ गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। डीमेरिट्स के बावजूद कुछ जो भी इसकी कमियां, उसके बाद एक अच्छा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। डेनिस ब्रायन कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेसिव मीडियम। डेनिस ब्रायन को लगता था कि बहुत ही अच्छा मीडियम है एक्सप्रेस करने का खुद को। इंटरव्यूज गिव द इंटरव्यूअर अ मोमेंटस पोजीशन। इंटरव्यूज की वजह से इंटरव्यूअर्स को एक बहुत ही तगड़ी पोजीशन मिल जाती है, यानी कि जो भी इंटरव्यू ले रहा होता है वो इंटरव्यू अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकता है बेसिकली क्वेश्चंस पूछ के, राइट। तो एक बहुत ही स्ट्रांग पावर, अनप्रेसिडेंटेड पावर इंटरव्यूअर को मिलती है। ये बेसिकली आपको पहला पार्ट यहां पर रैप अप होता है। क्लियर होगा आई होप। दूसरे चलते हैं पार्ट पे, जहां पर एक इंटरव्यू है प्रोफेसर अंबर्टो इको बाय मुकुंद पद्मनाभन द हिंदू में बेसिकली इंटरव्यू छपा था एक समय पर, और अंबर्टो इको का इंटरव्यू था मुकुंद पद्मनाभन ने। क्या हुआ है उसमें इंटरव्यू में बातचीत, ये देखते हैं चलिए फटाफट से। अंबर्टो इको बीइंग कॉल्ड प्रोलिफिक बाय डेविड लॉज। डेविड लॉज एक इंसान है, वो खुद एक पॉपुलर राइटर है, वो अंबर्टो इको को प्रोलिफिक बोलते हैं। प्रोलिफिक मतलब एक्सेप्शनल, बहुत ही बढ़िया। क्यों? क्योंकि अंबर्टो इको एक ऐसे राइटर है जो कि ना सिर्फ एक एकेडमिशियन है, जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग 12th में, अभी अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, जो कि आई थिंक आप हैं, तो आप लोग जैसे वर्मा साहब को मानते हैं, फिजिक्स के वर्मा जो है ना, वर्मा जी जिन्होंने किताब भी लिखी हुई है। इमेजिन करो वर्मा जी अब एकेडमिशियन है, एक साइंस की फिजिक्स की किताबें लिखी हुई है जो सब लोग पढ़ते हैं और उससे सीखते हैं। इमेजिन करो अगर वो एक नॉवल भी लिख दे, और वो नॉवल, उस जो किताब उन्होंने लिखी है फिजिक्स की, उससे ज्यादा हिट हो जाए। तो कुछ कुछ ऐसा है अंबर्टो इको। ये अंबर्टो इको जो थे, इस सेमेटिक्स साइंस, स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज समझते हो ना, साइन लैंग्वेज पे इन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया हुआ है, उसकी किताबें भी लिखी हुई हैं, लेकिन इन्होंने एक नॉवल लिखा जिससे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। तो ये डेविड लॉज जो होते हैं वो इनकी बहुत तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। Says the impression of being variant is not true, writes about the same philosophical ideas but in different genres, utilizes even the empty spaces between any two works that he does। अब राइटर बोलते हैं कि भाई शायद मुझे लोग, जो मैं काम करता हूं ना, अलग अलग चीजें मैंने लिखी हैं, बच्चों की स्टोरीज लिखी हैं, न्यूज बुक्स लिखी हैं, एकेडमिक बुक्स, नॉवेल्स लिखे हैं, ये हो सकता है कुछ लोगों को अलग अलग चीजें दिखें, लेकिन आप जब उनको देखोगे सबको एक साथ, तो आप उनमें एक ही तरह की फिलॉसफी देखोगे, फिलोसफिकल आइडिया देखोगे, और इसीलिए ये सब एक ही हैं, चाहे अलग अलग जॉनर से हो, लेकिन इनमें कॉमन चीज सब में है, और एक कॉमन चीज पे मैं लिखता हूं इसलिए, ठीक है। फिर वो बताते हैं एम्प्टी स्पेसेस की इंपॉर्टेंट, जो कि उसके लिए, उनके लिए बहुत काम करती है, यानी कि वो इतना एफिशिएंट कैसे हैं कि वो एकेडमिक राइटिंग्स भी कर लेते हैं, वो एक प्रोफेसर भी हैं और उन्होंने एक नॉवल भी लिख लिया। तो वो बताते हैं कि मैं इंटरस्टाइसिस का यूज करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। इंटरस्टाइसिस क्या होता है भाई? तो इंटरस्टाइस होता है, आप काम कर रहे हैं दो, जैसे मान लीजिए मैं यहां से अभी निकलूं, मैं पार्किंग में जाऊं, नीचे कार में बैठूं, फिर घर जाऊं अपने, तो जो रास्ते में समय हुआ खाली घर से, यहां से घर जाने तक का, वो एक इंटरस्टाइस है, दो कामों के बीच में जो स्पेस है। उस समय में ये कुछ ना कुछ काम कर लेते थे, कुछ चीज रिवाइज कर ली, एक आर्टिकल लिख लिया, कुछ भी ऐसा। तो जो आप दो काम करते हुए बीच में जो स्पेस होता है थोड़ा बहुत, जिसको हम ऐसे वेस्ट कर देते हैं, उसको इंटरस्टाइस बोलते हैं, और उसको यूज करते हैं, आप लोग भी यूज करिए उसको, बहुत जरूरी चीज है वो। एम्प्टी स्पेस बेसिकली, एम्प्टी टाइम बिटवीन टू टास्क इज बेसिकली इंटरस्टाइस, ठीक है। अंबर्टो इकोन इंटरस्टाइस क्या बताते हैं उसके बारे में? इट इज द गैप पीरियड बिटवीन टास्क के बीच में जो गैप होता है उसकी, वो होता है इंटरस्टाइस। इफ इट इज रिमूव्ड द यूनिवर्स वुड लाइफ वुड बिकम कॉम्पैक्ट। अगर वो इंटरस्टाइस रिमूव कर दिया जाए लोगों के जीवन से, तो जो लाइफ है बहुत पतली हो जाएगी, छोटी। कुछ कुछ ऐसे ही जैसे कि एम्प्टी स्पेस होता है यूनिवर्स में, सिमिलर टू एन एटम। एटम के अंदर भी बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो एटम बहुत छोटा सा श्रिंक हो जाएगा।
एनीवे तो प्लानिंग वर्क इन इंटरस्टाइसिस हेल्प्स इको टू बी प्रोलिफिक। अब ये इतना एक्सेप्शनली कैसे कर पाते हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये अपनी इंटरस्टाइसिस में चीजें प्लान करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं इंटरस्टाइस में। आप भी करिए, बहुत यूजफुल चीज है, मैंने भी यूज किया है इसको। अंबर्टो इको स्टाइल ऑफ राइटिंग बीइंग प्लेफुल एंड पर्सनल। अब एक चीज और निकल के आती है कि अंबर्टो इको का स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसा है और क्यों ये इतना पॉपुलर हुए। displayed a creative and interesting style during his first doctoral dissertation in Italy। तो अंबर्टो इको बताते हैं कि जो मेरी डॉक्टरल डिसर्टेशन थी ना, जब भी आप डॉक्टरेट करते हैं तो आखिरी में आपको थीसिस देनी पड़ती है, तो ये बताते हैं कि यूजुअली थीसिस में लोग अपनी जो उनके आइडियाज हैं उनको लिखते हैं, हाइपोथेसिस जो होती है उनको लिखते हैं, फिर उनका रिजल्ट दे देते हैं एंड में बस। लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने अपनी थीसिस को एक स्टोरी की फॉर्म में लिखा, इन द वे कि मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो जो हाइपोथेसिस मेरी थी वो भी लिखी, लेकिन जो जो एक्सपेरिमेंट किए स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्यों किए, वो उनके पीछे लॉजिक, ये पूरी डिटेल मैंने लिखी इन अ स्टाइल ऑफ नरेशन, स्टोरी की फॉर्म में लिखी, बेसिकली क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग स्टाइल में लिखी अपनी डिसर्टेशन के टाइम पर। और मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने इसको अपलॉड भी किया, बहुत तारीफ की मेरी, ठीक है। रॉट अबाउट द ट्रायल्स एंड एरर्स एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द रिसर्च, जो ट्रायल्स और एरर्स उनसे हुए पूरी रिसर्च के टाइम पे उनको भी लिखा, ना सिर्फ एंड में थीसिस, और जो एंड में थीसिस थी डिटेल उसको नहीं दिया, सिर्फ अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो भी लिखे डिटेल में। वाज एनकरेज्ड एंड एडमायर्ड बाय वन ऑफ द प्रोफेसर्स, और एक प्रोफेसर ने उनको बहुत एनकरेज और एडमायर किया। यूटिलाइज दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इवन इन एसेज, और इस स्टाइल को उन्होंने अपने एसेज में भी यूटिलाइज किया। इन अ वे इनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही प्लेफुल और नरेटिव होती है, स्टोरी फॉर्म में बताते हैं चीजों को, रादर देन एक बहुत ही ब्लेंड पैसिव स्टाइल में, जैसे जनरली एकेडमिक बुक्स होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अंबर्टो की ऑन राइटिंग फिक्शन, अभी फिक्शन जो लिखा है, नॉवल जो लिखा उसके बारे में बात करते हैं। बिकेम अ फिक्शन राइटर एट 50 इयर्स ऑफ एज, 50 साल की एज में इन्होंने फिक्शन लिखना शुरू किया। रोलैंड बार्थीज, अ फ्रेंड, डाइड बिफोर टर्निंग टू क्रिएटिव राइटिंग। इको हिमसेल्फ गॉट सेव्ड फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट बीइंग अ नॉवेलिस्ट बाय राइटिंग अ नॉवेल बाय एक्सीडेंट व्हेन ही हैड नथिंग टू डू। अब इनका एक दोस्त था रॉबर्ट बार्थी, जो कि इनसे बड़ा इनको बड़ा बोलता था अंबर्टो इको को कि भाई मैं स्टाइल ऑफ नैरेटिव स्टाइल में नहीं लिख पाता हूँ चीजों को, मैं एज एन आर्टिकल तो लिख लेता हूँ, फैक्चुअल डेटा तो मैं दे देता हूँ, लेकिन नैरेटिव स्टाइल नहीं है मेरा चीजों को नरेट करने का, नॉवल में नहीं लिख सकता हूँ। और वो कमाल की बात है, वो लिख भी नहीं पाए कभी और वो गुजर भी गए। बट अंबर्टो इको बोलते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन मुझे नहीं हुई कभी, क्योंकि एक बारी मैं खाली था बिल्कुल, और उस समय मैंने आउट ऑफ बस क्यूरियोसिटी या हॉबी मैंने एकदम से एक नॉवल लिखना शुरू किया, और वो एक नॉवल अच्छे से मैंने लिख भी दिया, तो ये फ्रस्ट्रेशन मुझे नहीं हुई। अंबर्टो इको इज फेमस पब्लिकेशन द नेम ऑफ द रोज। अब ये बात करते हैं नेम ऑफ द रोज की, जहां से क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान से देखिएगा इसको। द नॉवल एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ राइटर, इस नॉवल ने इनको अंबर्टो इको को एक बहुत बड़ा राइटर बना दिया। नोन मोर एज अ नॉवलिस्ट देन अ रिसर्चर ऑन सेमायोटिक्स, इनको एक रिसर्चर के तौर, नॉवलिस्ट के तौर पे ज्यादा जानती थी दुनिया, रादर देन एज अ रिसर्चर। सेमायोटिक्स, सेमायोटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज, स्टडी ऑफ साइंस। हाँ, तो वैसे तो ये एक प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं ये, और सेमायोटिक्स पे इन्होंने रिसर्च किया, लेकिन लोग इससे नहीं जानते इनको जानते हैं एज अ नॉवलिस्ट। अ सीरियस बट वेरी सक्सेसफुल नॉवल, ये एक बहुत ही सीरियस नॉवल है नेम ऑफ रोज, लेकिन काफी कामयाब नॉवल है। अ नॉवल अबाउट डिटेक्टिव्स येट डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडाइवल हिस्ट्री। एक नॉवल है डिटेक्टिव्स को लेके, लेकिन ये डेल्व करता है मेटाफिजिक्स में। फिजिक्स क्या होता है? बेसिकली स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, इन अ वे काफी क्लोज है फिलॉसफी के। थियोलॉजी एंड मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, थियोलॉजी मेडिवल हिस्ट्री उस पर भी डील करते हैं, यानी कि पुराने समय की स्टोरीज, अप्रॉक्सिमेटली 13 सेंचुरी से 15 सेंचुरी के बीच में समय, उसको मेडिवल हिस्ट्री बोला जाता है, उस समय का टाइम भी इसमें मेंशन्ड है बेसिकली। तो बड़े सीरियस से टॉपिक्स के ऊपर ही पूरा नॉवल बेस है, लेकिन फिर भी इसको बहुत पसंद करा लोगों ने। द पब्लिशर डिड नॉट एक्सपेक्ट एन एनकरेजिंग रिस्पॉन्स एज शी फाउंड इट अ डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। पब्लिशर को जब इन्होंने बुक भेजी अपनी ये लिखकर, तो उसको लगा था कि कुछ कॉपीज 3-4 हजार बिक जाएंगी बस, लेकिन उनको नहीं पता था इट वुड सेल अ मिलियन कॉपीज, 1 मिलियन कॉपीज, यानी कि 10 लाख कॉपीज इसकी बिक जाएंगी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उसको। अंबर्टो इको बीइंग कॉल्ड अ नॉवेलिस्ट, अब ये एक और पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आता है। अंबर्टो इको प्रेफर्स बीइंग कॉल्ड एन एकेडमिक राइटर या एकेडमिशियन। अंबर्टो इको को जब ये पूछा गया कि आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक नॉवेलिस्ट या एक एकेडमिशियन, डिफरेंस क्या है? नॉवेलिस्ट जो नॉवेल्स लिखे, है ना, वो एक तरह से ऐसी राइटिंग है जो लोगों को फिक्शन राइटिंग है। वेयर एकेडमिशियन क्या करता है? जैसे अजय वर्मा साहब जो है आपके, मैंने आपको फिजिक्स वाला जो एग्जांपल दिया, वो एक एकेडमिशियन है, टेक्निकल सब्जेक्ट पे लिखते हैं जो। तो अंबर्टो इको बोलते हैं कि मैं प्रेफर करता हूं अपने आप को एक एकेडमिशियन बुलाना रादर देन अ नॉवेलिस्ट। क्यों? क्योंकि वो एडमिट्स दैट फिक्शन राइटिंग गेव हिम मच लार्जर ऑडियंस। हालांकि वो मानते हैं कि फिक्शन राइटिंग की वजह से, नॉवल लिखने की वजह से उनको बहुत ज्यादा लोगों ने जाना, लेकिन असल मायने में फ्रॉम हिज हार्ट ही इज एन एकेडमिशियन, क्योंकि वो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, रिसर्च करना पसंद करते हैं, और अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी से रिलेट करते हैं। वो बुक की जो मीटिंग्स होती हैं, बुक क्लब्स होते हैं, उसमें नहीं जाते हैं, बल्कि वो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है 2-3 बार। अंबर्टो इको सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज, अब 10 to 15 मिलियन कॉपीज बिकी। ओके, तो अंबर्टो इको को जब पूछा गया कि भाई तुम्हारी 10 से 15 मिलियन कॉपीज बिकी हुई हैं इस नेम ऑफ द रोज की, जो कि बहुत बड़ी बात है, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कॉपीज। हाँ,
Belied the common belief of journalists and publishers that people like trash. अब हम्बर्टो इको बोलते हैं इस बात के फेवर में कि भाई जर्नलिस्ट को और पब्लिशर्स को जनरली ये लगता है कि लोगों को ट्रैश, बहुत ही सिंपल चीज है, गार्बेज पढ़ना पसंद है। लेकिन लोगों ने इस बुक को खरीद कर, इस बुक को इतनी सारी कॉपीज इसकी बिची हैं, इससे समझ में आता है कि लोगों को गार्बेज, ट्रैश, बहुत ही सिंपल चीजें पढ़ना पसंद नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स रीडिंग एक्सपीरियंसेस भी उनको पसंद है। क्यों कॉम्प्लेक्स? क्योंकि जो बुक इनकी थी वो मिडाइवल थियोलॉजी और मेटाफिजिक्स पे भी बेस्ड थी। बेसिकली डिटेक्टिव स्टोरी तो वो थी, लेकिन उसके अंदर बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स या चीजें भी थी, राइट? तो इसलिए बोला है कि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स का जो कॉमन बिलीव है ना कि लोगों को ट्रैश पढ़ना पसंद है, ऐसा नहीं है, लोगों को थोड़े से डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस भी पसंद होते हैं। Admits that he too opts for trivial TV shows for relax. वे मानते हैं कि मैं कभी-कभी बहुत ही सिंपल से टीवी शोज को देखता हूं रिलैक्स करने के लिए। Credits the refined taste of readers of the time when this book was published. और ये भी बोलते हैं कि भाई शायद उस टाइम का जो रीडर्स थे, उस टाइम रीडर्स का टेस्ट बहुत अच्छा होगा, शायद इस वजह से बुक पॉपुलर हुई। अगर ये बुक 10 साल पहले, 10 साल बाद पब्लिश की जाती तो शायद इतनी पॉपुलर ना होती। Considers its success to be a mystery. और ये भी मानते हैं कि जो कामयाब हुई है, ये कामयाब होने का कारण नहीं पता, एक मिस्ट्री है। ये बहुत सारे लॉजिक देते हैं कि ये रीजन हो सकता है, ये रीजन हो सकता है, लेकिन किसी एक रीजन पे जरूर नहीं करते और बोलते हैं इसके सक्सेस एक मिस्ट्री ही है मेरे लिए भी। ठीक है, ओके। व्हाट अकॉर्डिंग टू हम्बर्टो इको इज द बिलीफ दैट मोस्ट जर्नलिस्ट पब्लिशर्स हैव। ये तो अभी आंसर दिया, बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन आया लास्ट ईयर। क्या बिलीफ है हम्बर्टो इको का कि ज्यादातर पब्लिशर्स और जर्नलिस्ट क्या मानते हैं, क्या बिलीफ होता है उनका, जल्दी बताओ। जल्दी बताइए बच्चा पार्टी, कमान 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 कमान, नीड रिस्पॉन्सेस फ्रॉम यू क्विकली। बताइए क्या अभी बताया मैंने कि जर्नलिस्ट, हाँ वंडरफुल, विराट बोरेमोन, टोरेमोन का भाई है क्या ये कोई? ठीक है, पीपल लाइक टू रीड सिंपल स्टोरीज, बहुत बढ़िया। तो जर्नलिस्ट और पब्लिशर जनरली मानते हैं दैट पीपल लाइक ट्रैश, यानी कि दे लाइक सिंपल रीडिंग एक्सपीरियंसेस, बट असल मायने में हम्बर्टो इको बोलते हैं दैट पीपल आल्सो एंजॉय कॉम्प्लेक्स रीडिंग एक्सपीरियंसेस। ये बेसिकली बात है ना। नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो कि एक जैसे ही हैं, सिंपल, दोनों का एक आंसर बनेगा। क्या हम्बर्टो इको हैज अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज अ नॉवेलिस्ट आफ्टर द सक्सेस द नेम ऑफ द रोज, व्हाई डज ही स्टिल हैव एप्रीहेंशंस ऑफ बीइंग कॉल्ड अ नॉवेलिस्ट। उसके बावजूद भी उनके मन में कुछ डाउट है कि उनको जब लोग नॉवेलिस्ट बनाते हैं, क्यों ऐसा है, वाई। और दूसरा है, डिड हम्बर्टो इको लाइक टू बी आइडेंटिफाइड एज अ नॉवेलिस्ट, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। दोनों का एक ही आंसर बनेगा, बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से, कमान। वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ आवर सेकंड लास्ट लेसन। इसके बाद लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, और उसको खत्म करके हम इस चैप्टर को, इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। फटाफट से बताइए। ही वांट्स टू बी कॉल्ड एन एकेडमिशियन, एकेडमिस्ट नहीं बच्चे, एकेडमिशियन। क्यों भाई? ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ नॉट एज ए नॉवेलिस्ट बट एज एन एकेडमिशियन, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ आंसर। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं अपने आप को एज एकेडमिशियन आइडेंटिफाई करता हूं बिकॉज आई डू नॉट गो टू बुक क्लब मीटिंग्स, बुक नॉवेलिस्ट फिक्शन राइटर्स की मीटिंग में नहीं जाता हूं, बल्कि मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूं और मैं रिसर्च करना एंजॉय करता हूं। ये आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। What evidence from the text reveals that Rudyard Kipling did not walk the talk? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। रुडियार्ड किपलिंग जो है वो डिड नॉट वॉक द टॉक, की कौन सी एविडेंस से रिवील होता है इस लेसन में? अब रुडियार्ड किपलिंग ऐसा मानते थे कि ये जो ऑफेंसिव होती है, ऑफेंसिव एक इंटरव्यू है ना, ऐसा आपने पढ़ा, लेकिन आपने ये चीज नहीं पढ़ी कि रुडियार्ड किपलिंग जो है कुछ सालों बाद किसी और इंसान का इंटरव्यू लेते हुए पाए गए। तो देयरफॉर उन्होंने जो ये बोला ना कि इंटरव्यू लेना किसी का ऑफेंसिव होता है, डेरोगेटरी होता है, उस बात को उन्होंने खुद नहीं माना, इसलिए बोलेंगे वॉक द टॉक। वॉक द टॉक का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी कभी बात खुद ही ना माने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ये इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने यहाँ एनक्लोज कर दिए हैं फॉर योर ओन रेफरेंस।